नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। नीतीश ने नई संसद बनाने को लेकर सवाल उठाए। उनके मुताबिक नई संसद की कोई जरूरत नहीं थी। मोदी सरकार इतिहास बदलना चाह रही है। इतिहास को खत्म किया जा रहा है। नया असेंबली का कोई भवन बनाया है, हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये लोग जनता से झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके समारोह में क्यों जाएं? देश के नए संसद का उद्घाटन कल पीएम मोदी करेंगे। पीएम के उद्घाटन करने पर विपक्ष को नाराजगी है। विपक्ष नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, नई संसद से पूरा देश हर्षित है। नई संसद संस्कृति आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। नई संसद के उद्घाटन का स्वामी रामदेव ने स्वागत किया है। संसद भवन के उद्घाटन को गौरवशाली क्षण बताया। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां नई संसद भवन पर सवाल उठा रही हैं, वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने नई संसद बनाने के फैसले को सही ठहराया है। बाबा रामदेव ने नई संसद भवन के उद्घाटन को गौरवशाली क्षण बताया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, जो काम बीती सरकारें नहीं कर पाई वो काम मोदी सरकार ने कर दिखाया। काफी कम वक्त में नई संसद को भव्य तरीके से बनाया गया है। विपक्ष को निंदा करने की बजाय नई संसद बनाए जाने की सराहना की जानी चाहिए। इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहिए था उन्हें बधाई देना बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और कल संसद में स्थापित होने वाले सेंगोल को आज प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जा सकता है। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली के मलाई मंदिर में तमिल रीति रिवाज के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। तमिल रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल की संसद में स्थापना की रिहर्सल की गई। दिल्ली के मलय मंदिर में तमिल पुजारियों ने परंपरागत तरीके से विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान मंदिर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। नई संसद में 28 मई को सेंगोल की स्थापना होगी। उससे पहले मलाई मंदिर में मदुरै अधिनियम से जुड़े पुजारी पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपने की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के जिस मंदिर में सेंगोल पीएम को सौंपने से पहले रिहर्सल की गई, वहां गजब का उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जगहों से आए पुजारियों ने मंदिर में सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा की और माना जा रहा है कि आज सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जा सकता है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर अब सेवानिवृत्त नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविद भी सामने आ गए हैं। इन सभी ने एक सामूहिक पत्र जारी करते हुए विपक्ष के बहिष्कार की निंदा की है। सेवानिवृत्त नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों सहित 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने शुक्रवार को एक खुला पत्र जारी किया। इसमें 88 रिटायर्ड नौकरशाह, 100 रिटायर्ड आर्मी अफसर और 82 एकेडमिक जगत के लोग शामिल हैं, जिसमें 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की गई है। पत्र में कहा गया है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे कैसे हैं जो लोकतंत्र की आत्मा को चूस रहे हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में एनआईए के पूर्व निदेशक योगेश चंद्र मोदी, पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य, बीएल वोहरा, विक्रम सिंह और पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी जैसे नौकरशाह शामिल हैं। पत्र से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उद्घाटन के मसले पर लाई गई याचिका पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और जुर्माना लगाने की चेतावनी तक दे डाली। और नए संसद भवन का कल उद्घाटन होगा। दिल्ली पुलिस नए संसद भवन की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है।
28 मई यानी कल नई संसद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और उद्घाटन से पहले ही दिल्ली पुलिस नए संसद भवन की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नए संसद भवन के बाहर की दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखे जा सकते हैं। एंटी स्लोगन लिखने वाले शख्स अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 24 घंटे नए संसद भवन के आसपास सुरक्षा तैनात रहेगी। वहीं सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। नए संसद भवन की सुरक्षा के लिए 70 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। एक एसीपी रैंक के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल शाम को लोकतंत्र के नए मंदिर की तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कल्पना है। बीते करीब 2.5 सालों से मजदूर दिन रात जिस संसद को बनाने में लगे थे, वो बनने के बाद कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की अहम बैठक हो रही है। कुछ मुख्यमंत्रियों के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने कहा है कि जो सीएम शामिल नहीं हुए उन्हें जनता की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक कर रहे हैं। आयोग की संचालन परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक का हिस्सा हैं, लेकिन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इन नेताओं ने ऐसे समय में ये कदम उठाया है जब 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह से विपक्षी दलों ने दूरी बनाने का ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर कहा कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के अध्यादेश के कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं उनके समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं ममता बनर्जी ने व्यस्तता का हवाला देकर बैठक से दूरी बनाई है। और नीति आयोग की बैठक को लेकर भी विपक्ष के कुछ दल राजनीति कर रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर बैठक का बहिष्कार हो रहा है तो इससे साफ है कि केंद्र सरकार सही बर्ताव नहीं कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक कर रहे हैं। आयोग की संचालन परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक का हिस्सा हैं, लेकिन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इन नेताओं ने ऐसे समय में ये कदम उठाया है जब 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह से विपक्षी दलों ने दूरी बनाने का ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर कहा कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के अध्यादेश के कारण वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं उनके समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं ममता बनर्जी ने व्यस्तता का हवाला देकर बैठक से दूरी बनाई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपति और नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार नेशनल कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपति और नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। शायद आपने भी कभी सोचा न था कि 2013-14 से पहले जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला देश में था, वो 9 वर्षों के बाद फ्रेजाइल 5 नहीं, फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ी हो गई है। उधर बीजेपी इस मौके को खास बनाने के लिए देश भर में महासंपर्क अभियान मनाने की तैयारी में जुटी है। बीजेपी 160 लोकसभा सीटों पर महासंपर्क अभियान लाएगी। इस अभियान की जिम्मेदारी कई केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है, जो अलग अलग लोकसभा सीटों पर सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और इस मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए नेता मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। कर्नाटक में आज कांग्रेस के 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक के राज्यपाल ने सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कर्नाटक के सिद्धरमैया सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ।
आज 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता H.K. पाटिल, कृष्णा बारेगौड़ा, ईश्वर खंड्रे और दिनेश गुंडूराव ने मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, तो वहीं लक्ष्मी हेब्बालकर अकेली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 11:45 पर राजभवन में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री D.K. शिव कुमार भी मौजूद रहे। वैसे एक बार फिर मंत्रियों को चुनने में कांग्रेस आलाकमान की चली है। कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में पावर इक्वेशन, जिलों और जाति समीकरणों के ध्यान में रखकर ही मंत्री बनाने के लिए विधायकों का चयन किया है। आज मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सबसे ज्यादा 6 विधायक लिंगायत समुदाय से हैं, जबकि 4 विधायक वोक्कलिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 5 SC/ST विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि बैकवर्ड समुदाय के 5 विधायक मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल अब से थोड़ी देर में मुलाकात कर सकते हैं और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग सकते हैं। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटाने के लिए विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात हैदराबाद में दोपहर करीब 1 बजे होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद विपक्षी एकता की चर्चा के बीच ये बैठकें अहम मानी जा रही हैं। केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अब तक नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने आपको समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार इस आदेश के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई। अट्ठाईस मई को नई संसद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन नई संसद दिखती कैसे है, अंदर से कैसी है और कितनी विशाल है, इसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। और इसमें दिख रहा है कि सदन में हर सांसद की सीट के आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले भी लगा है। संसद के दोनों सदन में वोटिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का सांसद इस्तेमाल करेंगे। नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो पहली संसद थी वो गोलाकार आकार में थी। इस बार काफी बदलाव देखे जा रहे हैं। तो नई तस्वीरें ये सामने आई हैं और इन नई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां सांसद बैठेंगे उनके सामने एक डिस्प्ले होगी, यानी कि सब ऑनलाइन होगा। जो विधेयक यहां पर आएंगे उनको भी इसी डिस्प्ले पर सांसद देख सकेंगे। नई टेक्नोलॉजी के जरिए वोटिंग भी देखने को मिलेगी। जब भी किसी विधेयक पर वोटिंग की नौबत आएगी तो नई तकनीक के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। और ये देख सकते हैं आप नए संसद भवन की ये भव्य तस्वीरें। और कोशिश ये की गई है कि हर राज्य से सामग्री यहां लाकर इस संसद भवन का निर्माण यहां पर हुआ है। इस एक आधुनिक तौर पर आप देख सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की गई है। डिस्प्ले आप यहां पर देख पा रहे हैं। और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में दूरी अभी से नजर आने लगी है। यूसीसी को लेकर बीजेपी ने तो सुझाव दिए, लेकिन कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार ने अब तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यूसीसी के लिए गठित की गई समिति जून महीने तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इस बीच आयोग के पास बीजेपी की ओर से सुझाव तो आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई भी सुझाव नहीं दिया है। अपने सुझाव में बीजेपी ने मांग की है कि समलैंगिकता और लिव इन रिलेशन को किसी भी तरीके से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने इस बात को कहा कि भाजपा यूसीसी के समर्थन में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके द्वारा समिति से कुछ विषयों पर जानकारी मांगी गई थी, जो कि उपलब्ध नहीं कराई गई, और यही वजह है कि कांग्रेस ने समिति को सुझाव नहीं दिए। दोनों मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में हैं। अभी लिव इन रिलेशन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कई फैसले दिए हैं, और जहां तक समान लिंग की बात है, समलैंगिकता की बात है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। एनआईए ने यासिन मलिक को फांसी की सजा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। टेरर फंडिंग केस में यासीन को दी गई उम्र कैद की सजा को फांसी में बदलने के लिए अर्जी लगाई गई है।
कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। एनआईए ने हाईकोर्ट में यासीन को फांसी देने की मांग की है। इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी। ये केस टेरर फंडिंग से जुड़ा है, जिसमें लश्कर ए तैयबा का सरगना आतंकी हाफिज सईद मुख्य आरोपी है। आरोप है कि हाफिज सईद कश्मीरी अलगाववादियों और दूसरे आतंकी संगठनों से मिलकर देश और विदेश से फंड इकट्ठा कर रहा था, जिसका इस्तेमाल कश्मीर में पत्थरबाजी, स्कूलों में आग लगवाना, आतंकी वारदातों को अंजाम देने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद एजेंसी ने 30 मई 2017 को मामला दर्ज किया था और जांच के बाद 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में यासीन मलिक ने अदालत में खुद के ऊपर लगे आरोपों को मानते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने 25 मई 2022 को आईपीसी और यूएपीए की 10 धाराओं में यासीन मलिक को सजा सुनाई थी, जिसमें 5 साल से उम्र कैद तक की सजा शामिल है। और नीति आयोग की बैठक पर विपक्ष की कोप नीति के बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं, यानी कि कौन कौन विपक्षी नेता नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, तो उनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये वो नाम है। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये शामिल नहीं होंगे, नहीं हो रहे हैं बैठक में। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री। तीसरा नाम यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का है। चौथा नाम नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। ये वो नाम है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आपने देखे। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम केसीआर, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। नीति आयोग की बैठक, और नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि ये मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे को लेकर समर्थन जुटा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को राहत दी है। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम ने करवट ली और जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते राजधानी दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्र में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर तेज आंधी की वजह से पेड़ टूट गए हैं, जिनकी वजह से कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का असर उड़ानों पर भी देखने को मिला। खराब मौसम और लो विजिबिलिटी की वजह से आने वाली कई उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस बारिश की वजह से यातायात पर प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको बारिश को लेकर के एहतियात बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से यही सुझाव दिया है कि घर से गैर जरूरी कामों के लिए बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते भी हैं तो छाता और रेनकोट साथ में जरूर रखें। और दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गई है। यानी कल 28 मई को चेन्नई और गुजरात के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। शुक्रवार को गुजरात टाइटंस ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को दूसरे क्वालिफायर में हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात ने 62 रन से जीत हासिल की। बारिश से प्रभावित मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और रोहित शर्मा का यह फैसला उन पर ही भारी पड़ गया। गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 233 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 18.2 ओवर में 171 रन पर सिमट गई। मुंबई के 8 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने सर्वाधिक 129 रन बनाए। उन्होंने 60 गेंद की पारी में 7 चौके और 10 छक्के लगाए। गिल का 4 मैचों में ये तीसरा शतक है। उन्होंने लीग राउंड के आखिरी 2 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। अब 28 मई को आईपीएल का फाइनल मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। और इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इमरान शराब, कोकीन का इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने प्लास्टर वाली बात को भी झूठा बताया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
9 मई को 60 अरब रुपए के अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में इमरान खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया है कि इमरान खान के पैर में फ्रैक्चर नहीं था। वो प्लास्टर चढ़ाकर लोगों को 6 महीने तक बेवकूफ बनाते रहे। साथ ही अब्दुल कादिर पटेल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया है कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इमरान खान की यूरिन का नमूना लिया गया था और इमरान खान की यूरिन सैंपल में शराब और कोकीन मिला है। ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इमरान खान को कोकीन सूंघते पकड़ा था। जी न्यूज़।